हेलो एवरीवन, हाउ आर यू टुडे। आपकी मुस्कुराहट बता रही है दैट यू आर एब्सोल्युटली फाइन। सो लेट्स डिस्कस द टुडेज टॉपिक। आज हम बहुत ही अच्छी क्लास के बारे में बात कर रहे हैं एंड इट विल हेल्प यू अ लॉट। ये आपकी बहुत मदद करने वाली है स्पोकन इंग्लिश के अंदर। और इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि इस तरह के सेंटेंसेस जिनमें कोई क्रिया नहीं आती उन्हें हम किस तरीके से बनाएं। सो क्लास का जो हेडलाइन हम लोगों ने रखा है दैट इज़ कॉल्ड नो एक्शन। क्या है नो एक्शन? नो एक्शन का मतलब होता है जिन लाइनों में कोई क्रिया नहीं होती। क्रिया मतलब वर्ब या फिर हम उसे एक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो जहाँ पर कोई एक्शन नहीं होता वहाँ पर कोई टेंस भी नहीं होता, और जहाँ कोई टेंस नहीं होता वहाँ पर कोई टेंशन भी नहीं होनी चाहिए। तो आज की क्लास आपको बिंदास करेगी, टेंशन फ्री करेगी, आई एम श्योर। तो हम बातचीत करते हैं, तो जो हमारा होता है नो एक्शन, उसकी बातचीत हम जब भी करते हैं तो हम करते हैं हमेशा इज एम आर से, ठीक है। देखिए दो तरह के सेंटेंस होते हैं एज ए टोल्ड कि जी एक तो होता है एक्शन वाले वाक्य और दूसरे होते हैं नो एक्शन वाले वाक्य। तो आज हम पढ़ रहे हैं वो है नो एक्शन वाले वाक्य। और नो एक्शन का मतलब होता है जिन लाइनों में कोई क्रिया नहीं होती। जैसे जब भी मैंने आपको बताया है अभी लिखा हुआ है इज एम आर से हम लोग बातचीत करते हैं, लेकिन ये इज एम आर वो बिल्कुल भी नहीं है जो आप पहले पढ़ चुके हैं। जो इज एम आर आप लोगों ने पहले पढ़े थे श्रीमान, वो थे एक्शन वाले वाक्यों वाले, मतलब वो टाइम वर्ड थे, वो हेल्पिंग वर्ब थे, उनके साथ वर्ब आ रही थी, क्रिया आ रही थी और उसमें भी आईएनजी लग रहा था। जैसे मैं जा रहा हूँ तो आई एम गोइंग, मैं खेल रहा हूँ आई एम प्लेइंग, तुम खेल रहे हो यू आर प्लेइंग। तो ये वो वाले सेंटेंसेस थे। लेकिन आज जो हम बात कर रहे हैं इनके अंदर कोई क्रिया नहीं है। तो समटाइम आप कैसे पहचानोगे कभी भी कि कोई भी चीज़ क्रिया है या क्रिया नहीं है, कोई भी चीज़ एक्शन है या एक्शन नहीं है, तो उसकी पहचान देखते हैं पहले तो कि जी आप लोगों को पता है या नहीं पता है। कई बार वर्ड को सुनने से आपको पता लग जाएगा कि ये चीज़ क्रिया है और ये चीज़ क्रिया नहीं है। सो आई एम राइटिंग हियर। पहला वर्ड यहाँ पर लिखा हमने, जी लिखा हुआ है स्टडी। आप बताइए कि स्टडी मतलब पढ़ना क्रिया है या क्रिया नहीं है? आपने कहा यस, दिस इज द करेक्ट आंसर। आपने बिल्कुल ठीक बताया कि ये क्रिया है। नेक्स्ट इज मैंने कहा प्ले। अच्छा प्ले भी क्रिया है? यस, खेलना भी काम होता है। फिर मैंने कहा यहाँ पर लॉक। आपने क्या कहा? लॉक क्या होता है? लॉक क्या होता है? हाँ, एक्शन है नो एक्शन। तो आपने कहा क्या कहा बताइए? नो एक्शन। एक्शन भी हो सकता है। वाटर, एक्शन और नो एक्शन। तो वाटर एक्शन भी होता है और नो एक्शन भी होता है। तो समटाइम दीज टाइप ऑफ वर्ड्स दे कंफ्यूज अस। इस तरह के जो शब्द होते हैं हमें कई बार वो कंफ्यूज कर देते हैं, हमारी समझ में नहीं आता कि कौन सी चीज़ तो एक्शन है और कौन सी नो एक्शन है। क्योंकि अभी तो 4 ही वर्ड हैं, आगे 10,000 भी हो सकते हैं, कितने ही हो सकते हैं। तो हम कैसे पहचानें कि कोई भी चीज़ एक्शन है या नो एक्शन है? तो उसके लिए हम लोगों ने कुछ रूल रेगुलेशंस फाइंड आउट किए हैं और उसके थ्रू हम देखते हैं कि कौन सी चीज़ एक्शन होती है और कौन सी चीज़ नो एक्शन होती है। सो लेट्स डिस्कस। हमने ऐसे 5 थिंग्स फाइंड आउट की हैं, ऐसी 5 चीज़ें हैं जिन्हें आप हमेशा नो एक्शन की कैटेगरी में रखते हैं। और कमाल की बात ये कि ना तो आपको इनके अंदर कोई आईएनजी लगानी, ना ही कोई ईडी लगाना, ना ही कुछ और टेंशन लेनी है। बस इसे मार के बाद डायरेक्ट ये वर्ड आ जाएगा जो आप लोग बोलने वाले हैं। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है नेम्स। नेम्स का मतलब ये किसी का भी नाम हो सकता है, एनी पर्सन, एनी प्लेस, एनी थिंग, दैट इज नाउन डायरेक्टली। आई एम टेलिंग। तो जी मैंने आपसे बोला कि जी वह राम है तो ही इज़ राम, वह मोहन है ही इज़ मोहन। क्या वह मोहन है? इसको पहले रख दो, इज़ ही मोहन। और वह मोहन नहीं है, ही इज़ नॉट मोहन, ठीक है। तो कौन है वो? हु इज़ ही, ऐसे पूछ लेंगे आप। तो बिना इसे मार के इनकी बातचीत नहीं होती। जैसे आप कौन हो? हु आर यू। वह श्याम है, ही इज़ श्याम। वह सीता है, सी इज़ सीता। वह लक्ष्मी है, सी इज़ लक्ष्मी। वट एवर, जो भी आप बताना चाहें, जिसका भी आपने नाम लेना चाहें बता सकते हैं, नो प्रॉब्लम इज देयर। नेक्स्ट है यहाँ पर मैंने ये लिखा हुआ है, देखिए आर यू मौन, क्या आप मौन हो? आपने मना कर दिया जी मैं तो मौन नहीं हूँ। तो फिर कौन है वो कौन है? तो मैंने बताया कि जी ही इज़ रेयांश, वो तो रेयांश है। और वो रेयांश नहीं है, वो तो प्रत्यक्ष है, कोई और है। तो आप बता सकते हैं ही इज़ प्रत्यक्ष, ठीक है। नेक्स्ट है रिलेशंस। तो रिलेशन जो होते हैं वो भी नो एक्शन की कैटेगरी में ही आते हैं।
रिलेशंस का मतलब रिश्ते नाते, और रिश्ते नाते हम लोगों ने 4 भागों में डिवाइड कर रखे हैं समझने के लिए, ठीक है, फॉर अंडरस्टैंडिंग, समझने के लिए। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा ब्लड रिलेशंस, तो ब्लड रिलेशंस का मतलब होता है ऐसे रिश्ते नाते जो हमें पैटर्नल मतलब फादर की तरफ से मिलते हैं, जैसे कि ब्रदर, जैसे सिस्टर, जैसे अंकल आंटी, जो आपके घर वाले हैं वो कहलाते हैं पैटर्नल रिलेशंस, या फिर उन्हें ब्लड रिलेशंस भी बोलते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है मैटरनल, तो मैटरनल मतलब जो माँ की वजह से जो रिलेशन बनते हैं, जो मदर की वजह से रिलेशन बनते हैं, उन्हें आप मैटरनल बोलते हैं। जैसे अगर नानी है तो हो गई मैटरनल ग्रैंड मदर, नाना है तो हो गया मैटरनल ग्रैंडफादर, अगर मामा है तो हो गए मैटरनल अंकल। इस तरीके से आप लोग बता सकते हैं। तो दीज बोथ कम्स इन द कैटेगरी ऑफ रिलेशंस एंड नो एक्शन। नेक्स्ट लिखा हुआ है इन लॉज, इन का मतलब अंदर, लॉज का मतलब कानून, तो कानून के हिसाब से जो रिलेशन बने हैं मतलब ससुराल वाले रिलेशन, तो वो कहलाते हैं आप लोगों के इन लॉज, जैसे फादर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, जो भी आप बता सकते हैं आगे, ठीक है। नेक्स्ट एंड आगे लिखा हुआ है प्रोफेशनल रिलेशंस, तो कुछ रिलेशन ऐसे होते हैं श्रीमान जो आपको आपके प्रोफेशन की वजह से मिलते हैं, जैसे हमारे लिए स्टूडेंट, ठीक है, जैसे बॉस हो सकते हैं, प्रिंसिपल हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, और हो सकता है कोई शॉपकीपर आपका फ्रेंड हो, कोई भी हो सकता है, एनीबडी। तो दीज ऑल रिलेशंस कॉल्ड प्रोफेशनल रिलेशंस। तो मैंने अभी तक 2 चीज़ पढ़ी हैं, नेम्स और रिलेशन, और इनकी बातचीत हमेशा किससे होती है, इज ए मार्क। जैसे वह मेरा भाई है तो ही इज़ माई ब्रदर, क्या वह तुम्हारा भाई है, इज़ ही योर ब्रदर, वह मेरा भाई नहीं है, ही इज़ नॉट माई ब्रदर, ठीक है, इस तरीके से बताएंगे। थर्ड नंबर पर लिखा हुआ है ऑक्यूपेशंस। ऑक्यूपेशन होता है श्रीमान, क्या होता है बताइए, व्यवसाय। तो दुनिया में जितने भी किस्म के व्यवसाय होते हैं वो सभी नो एक्शन की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। पहले हो सकता है कभी गिनती के ऑक्यूपेशंस थे, लेकिन आज के टाइम पर ऑक्यूपेशंस की कोई लिमिट नहीं है श्रीमान, अनलिमिटेड हैं, बहुत सारे ऑक्यूपेशंस हैं। जैसे मैंने यहाँ पर कुछ उनमें से लिख दिए हैं ताकि आप लोगों को कम से कम प्रैक्टिस तो हो जाए, आपको पता तो रहे कि रिलेशंस में क्या क्या आता है, सॉरी ऑक्यूपेशंस के अंदर। तो लिखा हुआ है डॉक्टर, ठीक है। अगर आप किससे पूछोगे जी क्या आप डॉक्टर हो, आर यू डॉक्टर, मैंने ऐसे पूछ लिया हॉस्पिटल के अंदर किसी से कि जी क्या आप डॉक्टर हो, मुझे वो सफ़ेद ड्रेस में दिखा, उसने इस तरह से स्टेथोस्कोप भी डाल रखा था, और मैंने उससे पूछा कि जी क्या आप डॉक्टर हो, वो बोल रहा है आई एम नॉट डॉक्टर। मैंने कहा भाई देन हु आर यू, तो कह रहा है जी आई एम कंपाउंडर। तो ड्रेस पर मत जाइए, कई बार कंफ्यूजिंग हो सकती है, तो आप पूछ लीजिए सभी सामने वाले से कभी भी कि जी आर यू, क्या आप हो। सेकंड लिखा हुआ है टीचर, तो जी इन्हें तो पहचानने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ जाएंगे, आपकी नज़रें बता देंगी कि जी सामने कौन है, ही इज़ टीचर। क्या बोलेंगे आप, ही इज़ टीचर। मेरे सामने भी आएंगे तो जी मैं तो पता ही आपको, आई रेस्पेक्ट माई टीचर्स अलॉट। नेक्स्ट इज एन एम एल ए। एन एम एल ए का मतलब होता है, एम एल ए का मतलब क्या होता है, जो लोग होते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, वो कहलाते हैं एम एल ए। पर एन क्यों लगा हुआ है, क्योंकि जब हम एम लिखते हैं ना हिंदी के अंदर या फिर साउंड करते हैं तो उस वॉवल की साउंड आती है, इस वजह से एन एम एल ए बोलता है। और हमारे यहाँ पर जो बच्चे बोलते नहीं है ना, शांत रहते हैं बिल्कुल, जो आ गए और यूँ बैठे रहते हैं, तो हम उन्हें भी एम एल ए बोलते हैं, ठीक है, महालल्लू आदमी। तो आप में से तो कोई नहीं है, सभी को बोलना है यहाँ पर, चुप नहीं बैठना है, तभी आप इंग्लिश बोलना सीख पाएंगे। नेक्स्ट है पुलिसमैन, ठीक है, पुलिसमैन, इसे पुलिसमैन नहीं बोलते, इट्स कॉल्ड पुलिसमैन, ठीक है, ये आप जानते हैं। बिजनेसमैन, बिजनेसमैन कौन होता है श्रीमान, जो मन लगा के काम करता है, बिजनेस में जो मन लगाए वो कौन हो गया, बिजनेसमैन, ठीक है। इंजीनियर, इंजीनियर मतलब ये इंजीनियर नहीं होता, इसे आप ढंग से प्रोनाउंस करेंगे, इट इज़ कॉल्ड इंजीनियर, ठीक है। जैसे जो लोग इंजन के नियर रहते हैं क्या कहलाते हैं, इंजीनियर। जस्ट किडिंग, किसी भी प्रकार के इंजन के नज़दीक हो सकते हैं, मशीनरी का काम होता है इनका, इस वजह से इन्हें क्या बोलते हैं आप लोग, इंजीनियर। क्या आप हो, आर यू एन इंजीनियर, मैं हूँ, आई एम एन इंजीनियर, मैं नहीं हूँ, आई एम नॉट एन इंजीनियर, मैं टीचर हूँ, आई एम अ टीचर। क्या आप हो, आर यू, वह है, ही इज़, वह नहीं है, ही इज़ नॉट। नेक्स्ट लिखा हुआ है इम्पोस्टर।
इम्पोस्टर का मतलब होता है श्रीमान जो पुलिस वाले की ड्रेस में कई बार आता है। आप लोग कन्फ्यूज़न में आ जाते हैं कि ये पुलिस वाला है या फिर कोई और है, और जब वो बोलता है तो आपको पता लगता है। जैसे मेरे पास भी होली पर सुबह सुबह ही आ गया, कह रहा है जी हेलो, मैं डर गया, मैंने कहा जी ये पुलिस वाले की वेश में कौन कौन आ गया सुबह सुबह, और वो कह रहा है जी 10 रुपये निकालो। तो मैं समझ गया कि जी पुलिस वाला 10 रुपये तो नहीं कहेगा, तो जी मैं समझ गया कि ये कोई और है। तो मैंने पूछा हु आर यू, और वो कह रहा है जी आई एम इम्पोस्टर। इम्पोस्टर मतलब बहरूपिया। वो कई बार आते हैं इस तरह की ड्रेस में। नेक्स्ट लिखा हुआ है मेसन। मेसन का मतलब होता है राजमिस्त्री, जो आप लोगों के मकान बनाता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड मेसन। तो क्या आप हो? आर यू मेसन? मैं नहीं हूँ, आई एम नॉट मेसन। नेक्स्ट है ग्राइंडर। ये पहले आते थे जो चाकू छुरी पहनाते थे धार लगाने वाले, दैट इज कॉल्ड ग्राइंडर। आप इनकी बातचीत भी हमेशा किससे करते हैं? इस MR से करते हैं श्रीमान। तो बहुत सारी वोकेबलरी आपको मिल रही है, नए नए वर्ड्स के बारे में पता लग रहा है। हॉकर, हॉकर का मतलब होता है फेरी लगाने वाला। ये सीजनल होते हैं, अकॉर्डिंग टू मतलब टाइम इनका बिजनेस भी बदलता रहता है। जैसे अगर होली आएगी तो कलर बेचेंगे। बहुत मेहनती लोग होते हैं ये, सुबह के निकलते हैं और शाम तक पूरे दिन मार्केट में घूमते हैं, ठीक है। हॉकर फेरी लगाने वाले। बार्बर, ठीक है, बार्बर तो आप जानते हैं। नेक्स्ट है कॉबलर, जो मोची होता है आपके जूते पॉलिश या फिर जूते वगैरह गांठता है। ही इज़ ऑल्सो वेरी हार्ड वर्कर। तो जी ऐसे लोगों को रेस्पेक्ट देना चाहिए जो बहुत मेहनत करके अपना आजीविका चला रहे हैं, लाइवलीहुड कमा रहे हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है जगलर। ये पहले होते थे बट आज के टाइम पर जगलर नहीं रह गए हैं। द रीज़न बिहाइंड कि जो गवर्नमेंट ने जानवरों को इस तरीके से खेल दिखाने से मना कर दिया है कि आप जानवरों को नहीं ला सकते। दे आर नॉट, ये कोई पालतू या दूध देने वाले जानवर नहीं है, जंगली जानवर हैं। जैसे होता था भालू होता था या फिर और बहुत सारे जानवरों को ले आते थे, पहले स्नेक ले आते थे, तो अब आज के टाइम पर अलाउ नहीं है। दैट इज़ कॉल्ड जगलर, मतलब जो मदारी होते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है मैजिशियन। आपने वर्ड अक्सर सुना होगा वाटर ऑफ इंडिया। वाटर ऑफ इंडिया सुना है ना? किसी भी जादू के शो में आप जाएंगे तो एक उनके पास लोटा होता है जिसका पानी कभी ख़त्म नहीं होता, पर जब से हमें पता लगा है कि पानी आ कहाँ से रहा है तब से मैजिक शो वाले कम हो गए हैं, ठीक है। तो हमने सुन लिया, हमें पता लग गया, यूट्यूब बहुत सारी जगहों से पता लगा कि जी मैजिक इज़ अ फाइन आर्ट। तो जी वो चमत्कार नहीं होता, वो तो बस हाथ की सफाई होती है। इट्स अ स्लाइट ऑफ हैंड्स, हाथ की सफाई को बोलते हैं। तो इस वजह से ये वाला प्रोफेशन भी धीरे धीरे ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट लिखा हुआ है गोल्ड स्मिथ। तो गोल्ड स्मिथ होता है जो लोग कनक का काम करते हैं, गोल्ड का काम करते हैं, इन्हें बोलते हैं वर्मा जी सुनार। दैट इज़ कॉल्ड, क्या कहलाता है? गोल्ड स्मिथ। नेक्स्ट है क्वालिटीज़। क्वालिटीज़ देखिए क्या होता है, किसी भी इंसान के अंदर दो तरह के गुण होते हैं, एक अच्छे और एक बुरे। तो अगर वो अच्छे हैं तो पॉजिटिव क्वालिटीज़ हो गई, और नेगेटिव है तो नेगेटिव क्वालिटीज़ हो गई। तो क्वालिटीज़ जो होती है ना, इट टेक्स टाइम टू चेंज। मान लो कोई बंदा ईमानदार है तो उसे बेईमान बनने में टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है कि उससे एक काम अगर बेईमानी का हो गया तो वो बेईमान बन गया, नहीं, उससे भूल भी हो सकती है, कोई चूक भी हो सकती है। लोग यही कहेंगे जी बंदा बहुत ईमानदार है, बाय मिस्टेक हो गया होगा। और ऐसा ही अगर करप्ट के बारे में कहा जाए तो लोग ये कहते हैं कि जी बच गए हो आप, एक नंबर का भ्रष्ट है। तो जी दैट इज़ कॉल्ड क्वालिटीज़, इट टेक्स टाइम टू चेंज, ठीक है। सभी क्वालिटीज़ को बदलने में टाइम लगता है। नेक्स्ट लिखा हुआ है करप्ट, एज आई टोल्ड, भ्रष्ट को बोलते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है प्राउड, का मतलब होता है गर्व, ठीक है। घमंडी को भी बोलते हैं प्राउड और गर्व को भी बोलते हैं प्राउड, ठीक है। घमंड और गर्व दोनों के लिए प्राउड वर्ड का ही इस्तेमाल होता है। जब आप इसे पॉजिटिव वे में बोलेंगे दैट इज़ कॉल्ड आप लोगों का गर्व, और जब आप इसे नेगेटिव बोलेंगे तो ये आपका घमंड हो जाएगा। वैसे मुझे भारतीय होने पर गर्व भी है और घमंड भी है, आप जो समझें। आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन। नेक्स्ट लिखा हुआ है स्नोबिश। स्नोबिश का मतलब होता है श्रीमान जी प्राउड का बड़ा भाई, इसे थोड़ा सा ज़्यादा है। अगर ये रिक्शे पर जा रहा है तो साइकिल वाले से कहेगा ए 2 पहिए की सवारी, गाड़ी के नीचे आके मरेगा क्या? यस। तो ऐसे लोग जो दूसरों को कम आंकते हैं वो कहलाते हैं स्नोबिश। इन्हें हिंदी में गुरूरी बोलते हैं श्रीमान। नेक्स्ट लिखा हुआ है आप लोगों का एरोगेंट। इन दोनों का बड़ा भाई वो है अहंकारी। अहंकारी कौन था? रावण। अरे हाँ, आप जानते हैं, मुझे लग रहा है आपके परिवार से नहीं। ओके, तो मैं बस मजाक कर रहा हूँ, आई एम जस्ट किडिंग।
वैसे अहंकारी वही थे रावण। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आप हो, आर यू एरोगेंट, तो आप मना कर देंगे, आई एम नॉट। ये सबसे बड़ा होता है, इससे ज़्यादा गुरूर, प्राउड और कुछ नहीं होता, दैट इज कॉल्ड एरोगेंट। नेक्स्ट लिखा हुआ है इरिटेबल, चिड़चिड़ा, चिड़खन्ना। ठीक है, ऐसे लोग जो चिड़चिड़े किस्म के होते हैं ना, उनसे बस बात करो तो वो फिर इरिटेट कर देते हैं, क्वेश्चन पे क्वेश्चन, क्वेश्चन पे क्वेश्चन। ऐसे लोगों को बोलते हैं इरिटेबल, इरिटेबल। ठीक है, नटोरियस, कुख्यात श्रीमान, बच के रहना ऐसे लोगों से, नाम ही काफ़ी है इनका, जैसे गब्बर सिंह, मुकेम्बो, ओस्मा बिन लादेन, ये तो बहुत बड़े बड़े हो गए। यस, तो वो सभी लोग क्या हैं, नटोरियस, जिनको दुनिया जानती है लेकिन उनके गलत कामों की वजह से। मुझे नहीं लगता कि इन लोगों ने कोई अच्छा काम भी किया होगा। क्या कहलाते हैं, नटोरियस। इसका जो उल्टा होता है दैट इज कॉल्ड फेमस। ये फेमस होते हैं अपने अच्छे कामों की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट है ह्यूमरस, और ह्यूमरस का मतलब होता है ऐसे लोग जो खुश मिजाज होते हैं, जिंदा दिल होते हैं, खुद भी खुश रहते हैं और दूसरों को भी खुश रखते हैं। ऐसे लोगों को आप बोलते हैं ह्यूमरस। अपने टच में ऐसे 2-4 लोग रखिए जो आपको निराश नहीं होने देंगे, उदास नहीं होने देंगे। एवरी टाइम यू विल बी हैप्पी व्हेन यू आर हैविंग इन योर फ्रेंड लिस्ट ह्यूमरस पीपल, जब ऐसे लोग आपकी फ्रेंड लिस्ट में होंगे। नेक्स्ट है फुटलूज। फुटलूज का मतलब होता है घुमक्कड़, जिसके पैर एक जगह पर ना टिकते हों। अभी पार्टी से आए थे भाई साहब, किसी ने बुलाया और फिर पार्टी में चले गए, वहाँ पर उनका कोई नॉन टू मिल गया और उनके साथ फिर किसी पार्टी में चले गए। मतलब इनका घर पर मन ही नहीं लगता, बिना बात के भी ये घूमते रहते हैं। तो काम से घूमने वाले तो होते हैं बिजी, हार्ड वर्कर, लेकिन ये श्रीमान घूमते हैं बिना किसी काम के, तो इनका नाम है फुटलूज, घुमक्कड़। नेक्स्ट लिखा हुआ है सिनिक। ऐसे लोगों से आप बच करके रहिए क्योंकि इन लोगों की भी कोई दवाई नहीं है। ये हैं सन की किस्म के इंसान, शक करते हैं सभी पर, ये मुझे जान से मार देगा, इसके हाथ में बंदूक है। अरे दिवाली की बंदूक है भाई, टिच क्यों कर रहा है, वो आपके मारने वाली नहीं है। सो ऐसे लोग क्या कहलाते हैं, सन की, शक्की कहलाते हैं। क्या आप हो, शक करते हो आप किसी पर, इसकी कोई दवाई नहीं बनी आज तक। सो इससे बढ़िया है कि आप इससे दूर ही रहें। डोंट बी सिनिक। नेक्स्ट है एंथुसियास्टिक, मतलब जोश खरोश वाले इंसान। आपने देखा होगा हमारे पास सबसे बड़े एग्जाम्पल है हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी। ठीक है, आपने देखा होगा उन्हें कि जो वो जब भी आपने एरोप्लेन की स्टेयर्स पर उन्हें चढ़ते उतरते हुए देखा हो, बहुत गर्मजोशी के साथ रहते हैं। तो ऐसे लोगों को बोलते हैं एंथुसियास्टिक पीपल। ठीक है, एंड नेक्स्ट लिखा हुआ है कंडीशंस। कंडीशंस का मतलब होता है स्थिति, आप लोगों की स्थिति जो कभी भी बदल सकती है, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा बदलने में। अभी खुश हैं, कोई फ़ोन आया, निराश हो गए। ठीक है, कभी भी बदल सकती है। तो ये कंडीशंस जो होती हैं इन्हें बदलने में टाइम नहीं लगता, इन्हें बदलने में टाइम लगता है। जैसे हैप्पी, खुश होना, सैड, आप लोगों का उदास होना, हॉट, ये होता है गर्म, और कोल्ड, ये ठंडा, किसी चीज़ की कंडीशन हो सकती है। तो आप बताएंगे इट इज़ हॉट, इट इज़ कोल्ड। नर्वस, नर्वस का मतलब होता है श्रीमान जो झिझकते हैं, मतलब जिनके अंदर झिझक होती है। ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं, हिचकिचाना। हिचकिचाने को भी इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नर्वस, कि जिसके अंदर हिचकिचाहट है, ये बोल नहीं पाता है ढंग से। यही तो हम सिखाते हैं, दैट हाउ टू रिमूव योर हेजिटेशन, डोंट गेट नर्वस। उदास नहीं होना है, झिझकना नहीं है, दैट इज कॉल्ड, ऑल दीज वर्ड्स आर कॉल्ड कंडीशन कहलाती हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है हैंडीकैप्ड। हैंडीकैप्ड मतलब अपाहिज को बोलते हैं। नेक्स्ट है स्लीपी, नींद में होना। फ्लैट ब्रॉक, जेब से खाली। इंजर्ड, घायल। बैडली इंजर्ड, बुरे तरीके से जख्मी, बुरे तरीके से घायल, बहुत ज़्यादा जख्मी। एंड आगे लिखा हुआ है कंपनी डज इफेक्ट, संगति का असर पड़ता है। तो अगर आप इसी तरीके से सीखते रहेंगे तो आपको भी मेरी कंपनी से थोड़ी बहुत इंग्लिश आपकी हर दिन इम्प्रूव होगी और क्लास अटेंड करते करते आपकी इंग्लिश एक दिन बहुत अच्छी हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरीके से बने रहिए हमारे साथ नेक्स्ट वीडियो के लिए। गुड बाय।